एकल अध्ययन के भाग 3 में मैं डॉक्टर सावित्री चौधरी आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि केस स्टडी के संदर्भ में जो हमने मुख्य बात की है वो आपको समझ में आई होगी। और हम बात करेंगे सोपान की कि एकल अध्ययन विधि को रिसर्च में यदि टूल बनाया जाता है, मैंने टूल के रूप में यदि इसका उपयोग किया है तो इसके कौन कौन से सोपान होते हैं। तो मैं सोपान को विस्तार से बताने से पूर्व ये चाहूँगी कि आप एक बार व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन बोर्ड ले लें। मैंने कौन कौन से सोपान होते हैं वहाँ लिखा है, फिर इसके बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं सोपान के बारे में। प्रथम सोपान है, कुल मिलाकर इसमें 5 सोपान दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रथम सोपान के बारे में। प्रथम सोपान है स्थिति का स्तर या अध्ययन का केंद्र। हम बात कर रहे हैं द्वितीय सोपान के बारे में। इसमें है आंकड़ों का संकलन, फिर परीक्षण करना और उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर हम आते हैं तीसरे सोपान पर, और तीसरा सोपान है कारण और प्रभाव के जो लक्षण है उनको पहचानना। फिर बात कर रहे हैं हम चतुर्थ सोपान की, और उसमें हमने देखा है समायोजन और उपचार। फिर हम बात कर रहे हैं अंतिम सोपान की, वो है पंचम सोपान, और वो है अनुगामी सेवा कार्यक्रम का आयोजन। अब हम पुनः चल रहे हैं प्रथम सोपान पर, स्थिति का स्तर या अध्ययन का केंद्र। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, पहले मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ, फिर एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। देखिए क्या होता है एकल अध्ययन। एकल अध्ययन का मतलब ये एक वैज्ञानिक विधि है। आप कहेंगे किस पे हो सकता है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अभी देखो मुझे हंसी भी आ रही है, मैं एक उदाहरण आप पे दे दूँ कि आप पर हो रहा है तो आप सहम जाएंगे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। एकल अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है। ये टूल है, जैसे प्रश्नावली होती है, अनुसूची होती है, अभिवृत्ति मापनी होती है, बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं जिनका हम रिसर्च करते समय प्रयोग करते हैं। तो ये अध्ययन विधियों की भांति, बहुत सारी अध्ययन विधियाँ है, उसकी भांति ये क्या है, वैज्ञानिक विधि के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। इसमें उन्हीं की भांति उन्हीं मापदंडों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उन्हीं सोपानों का अनुमान किया जाता है या अनुसरण किया जाता है। इसी प्रकार ये उन समस्याओं को भी ले लेती है जो अपनी तरह से एकदम अलग टाइप की भी होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति का स्तर या अध्ययन का केंद्र। देखिए, एक एकल के रूप में आवश्यक स्थिति को पहचानना, व्यवहार के तथ्य या जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन होता है। सबसे पहले हमने पहचाना। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे पठन की अयोग्यता है, जैसे पढ़ नहीं पा रहे हम, पठन की अयोग्यता है। आलस्य है तो आलस्य के कारण अपन कार्य नहीं कर पाते, वो है। या फिर हम है ना संगीत में अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और या फिर किसी प्रकार की उच्च मानसिक स्तर पर परिवार का पोषण करता, जो बिना कार्य के ही काम करता है या बिना कार्य के ही अपने घर को चलाता है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि विशिष्ट रूप से एकल की स्थिति का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये एक प्रकार की इकाई बन चुकी है। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे ही अनुसंधानकर्ता के उपकरणों में बहुत ज़्यादा शुद्ध तकनीकी और स्पष्ट ज्ञान का समावेश होता है, तो वहाँ अधिक विभेदीकरण द्वारा हम निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। तभी ये जो इकाई है हमारा, जो एकल अध्ययन है हमारा, इकाई का उचित विस्तार होता है और उसके जो परिवेदनाएं हैं उसको हम खोलते हैं, उसको हम पहचानने लगते हैं। एक उदाहरण है कि ये प्राकृतिक या किंचित स्पष्ट असमायोजित या अपंग जो व्यक्ति हैं एकल अध्ययन में ध्यान आकर्षित करते हैं। मंदबुद्धि है तथा उच्च मानसिकता व विद्यालय विषयों में इससे संबंधित अध्ययन किया जाता था। अब हम बात करेंगे दूसरे सोपान की, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा या डाटा, मतलब आंकड़ों का संकलन। एकल अध्ययन विधि का ये द्वितीय सोपान है, परंतु इसमें उन तथ्यों की खोज पर बल दिया जाता है जो बाद में समस्या को ढूंढने में,
उसको पहचानने में, उसका निदान करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। अब देखिए क्या देखा हमने। अब हम बात कर रहे हैं परीक्षण व इतिहास की रूपरेखा की। क्या है परीक्षण और इतिहास की रूपरेखा? आंकड़ों से जो भी हमें तथ्य प्राप्त होता है उन विशेष परिस्थितियों से जुड़े हुए इकाई अध्ययन में जो उसकी ऐतिहासिकता के संदर्भ में हमने ज्ञान अर्जन किया है, क्या क्या है, जैसे मनोबोध की परीक्षण है, स्वास्थ्य परीक्षण है, मानसिक परीक्षण है और शैक्षिक परीक्षण है आदि। या फिर और देखेंगे हम और तरीके से भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य का इतिहास है, विद्यालय का उसका ऐतिहासिक विस्तार में जो वर्णन वहाँ पर मिलता है अपन को ऐतिहासिक विवरण, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का इतिहास है, घर की परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक संपर्क है, या जीवन इतिहास या जीवन व्रत है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत आलेख की। इस प्रकार के आलेख ऐसे होते हैं जैसे जीवन इतिहास है, स्वयं लेख हैं, आत्मकथाएं हैं, डायरी है, जीवन व्रत है, पत्र हैं, स्वप्न हैं, लेख हैं, साक्षात्कार है आदि इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखेंगे इसके बाद देखेंगे हमने बात की जीवन इतिहास की। तो जीवन का इतिहास व्यक्ति की आत्मकथा से भिन्न होता है। ये व्यक्ति के स्वाभाविक इतिहास पर बल देता है, जो उसकी प्रतिक्रियाएं उसे सामाजिक उद्दीपक के अनुसार उसके मूल्य से बनती हैं। जीवन के दर्शन का जो मूल्यांकन है वो व्यक्तिगत अनुभव, मानसिक सामाजिक प्रतिद्वंदिता, संकट में सामंजस्य और दूसरे शब्दों में तनाव से मुक्ति या किसी व्यक्ति की व्याख्या का प्रभाव सांस्कृतिक रूप से और इसका सैद्धांतिक तथ्यों से या आदि इतने टाइप के जो ज्ञान है उससे इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार की परिभाषाओं में जीवन इतिहास के विचार और सामाजिक तथ्य प्रदर्शित करते हैं। कालक्रम अनुसार अध्ययन यदि हम करते हैं, लॉजिकल जो स्टडी होती है उसके अंतर्गत देखेंगे आप अंत्य विभागीय अध्ययन भी हम करते हैं। एक मापदंड की जो निश्चित विश्लेषण की इकाई है उसको महत्वपूर्ण रूप से कैसे वर्णित किया जाता है, देखिए पहला पॉइंट देखिए इसमें अभ्यर्थी जो है उसको सांस्कृतिक क्रम को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। दूसरी बात देखिए व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकृत है या नहीं है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत बहुत आवश्यक है। तीसरा बात देखेंगे अभ्यर्थी का जो परिवार है उसकी संस्कृति के विकास में उसका क्या योगदान है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। किसी विशेष प्रविधि से जीव के सामाजिक व्यवहार का विस्तार कैसे होगा। फिर अगला बिंदु देखें, एक संबंधित व्यक्ति के अनुभवों का बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक उसके व्यवहार का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर देखेंगे किसी भी सामाजिक स्थिति को ध्यानपूर्वक उसके एक विशिष्ट तथ्य को लेकर अध्ययन करना चाहिए। अंतिम देखेंगे जीवन इतिहास की समस्त सामग्री को तथ्यात्मक रूप से हमें सिस्टमेटिक रूप से स्टेप बाय स्टेप हमें उसे व्यवस्थित कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम आत्मकथा की, आत्मलेख की और प्रविधियों की। तो आत्मकथा जो ऐतिहासिक और औपचारिक तथ्यात्मक रूप से लिखी गई है तथा जनता के निर्णय को ध्यान में रखकर लिखी जाती है तथा ऐसा है कि उस आशा से लिखी जाती है कि जल्दी ही कोई उससे क्या होगा, प्रभावित होगा। आत्मकथा तथा आत्मलेख अतीत के संस्मरणों पर आधारित होते हैं, जबकि डायरी जो होती है वो स्वाभाविक घटनाओं का आलेख प्रकट करती है। अब हम बात करते हैं तीसरे घटक की, तीसरे सोपान की। तीसरा सोपान है आकस्मिक घटकों की पहचान करना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और उसका प्रभाव भी बताना, उपचार भी बताना। अब देखिए क्या है इसमें, है ना, उपचार के दावे पर, उपचार का जो हमारा ढांचा होता है वो इस सिद्धांत को जानना कि ऊपर की हमने क्या परिकल्पनाएं बनाई थी उसके आधार पर हम कैसे काम करें। इसका कारण जानने के बाद हम निदान करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तिगत सामाजिक स्वरूप, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो भी समूह है उसके अंतर्गत उसका मानसिक, उसका भौतिक रूप से अपंग व्यक्ति है
अपंग व्यक्ति है तो आप देखेंगे सामाजिक और भावात्मक रूप से वो कुसमाजित है तथा जो अपनी अधिगम क्षमता के आधार पर कम सीखते हैं। ऐसे देखिए बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें उचित प्रेरणा नहीं मिल पाती, इसके कारण उनको उभरने का अवसर नहीं मिल पाता, आदि आदि। इस दृष्टि से हम निदान व उपचार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उपचार व निदान की जो प्रक्रिया है, ना केवल वो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है, मतलब लंबे समय तक चलती रहती है, बल्कि हम देखें कि वांछित रूप से व्यवस्थित व तार्किक क्रम से समायोजन करके हम इससे आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपके समायोजन इसके चरण की, एकल अध्ययन विधि के नेक्स्ट चरण की, कि नेक्स्ट चरण में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे निदान की कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है, हम उस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम पहचानें। जैसे लक्ष्य से जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया उससे संबंधित जो वैज्ञानिक प्रमाण है उसकी दृढ़ता और कमजोरी को प्रदर्शित करने वाला हो। तर्कपूर्ण जो उद्देश्य है उसे निर्णय तक पहुंचाने के लिए योग्य अनुसंधानकर्ताओं को वही निदानात्मक प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। निदान जो दोबारा उन न्याय आदर्शों पर ही यही परिणाम है जो उसी प्रकार से विश्वसनीय होना चाहिए। अब हम बात करते हैं निदान की प्रविधियों की, कि अधिकतर जो आंकड़े एकत्रित करने वाले यंत्र हैं या प्रविधियां हैं जो कि एकल अध्ययन के अंतर्गत परिमाणात्मक व्याख्या हुई है उनकी, निदान की यदि वो व्याख्या करते हैं तो इसके अंतर्गत परिमाणात्मक जो कारण है या तथ्यों को पहचानने का वो जो संकेत करते हैं उसको हम देखेंगे। अब देखिए तकनीकी स्तर पर मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे सामान्य बुद्धि के परीक्षण हैं, मनोवृत्ति के परीक्षण हैं, व्यक्तियों के परीक्षण हैं, छात्र की आदतें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, मनोवृत्ति का अध्ययन है, छात्र के लेखन कार्य का विश्लेषण है, छात्र की जो मौखिक क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं उनका विश्लेषण है, वस्तुनिष्ठ विधियां जो है नैसर्गिक मतलब जन्मजात दोषों को पहचानने का और उसकी व्याख्या करने का, और उसके दो बनाए गए जो चार्ट है उनका निदान करने का। फिर आप देखेंगे साक्षात्कार है या प्रयोगशाला में किए गए कार्य हैं। कारण और प्रभाव में क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। कारण एवं प्रभाव के संबंध के साथ विवरणात्मक अध्ययन है, प्रयोगात्मक है, ऐतिहासिक अनुसंधान है। तो आप देखेंगे इन सबको हमें क्या कर देना चाहिए, संक्षिप्त बना देना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथे सोपान की, समायोजन तथा उपचार। देखिए समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है और उपचार क्या होता है। सबसे पहले रोजर कहते हैं कि उपचार की जो विधियां हैं उनका विश्लेषण अनिर्देशित या छात्र केंद्रित अवधारणा के पदों की कुछ धारणाओं में निहित होता है, क्योंकि बढ़ते हुए नए अनुभवों पर यह आधारित होती हैं। परिवर्तन या गतिशीलता विषय के मौखिक विचारों द्वारा प्रकट की जाती है। उदाहरण के लिए लें तो उसकी समस्या तथा उसके लक्षणों के बारे में बातचीत करके आंतरिक विचार या व्यवहार को हम प्रकट करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि में उसके वर्तमान तथा पूर्व व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, परिस्थितियों को समझने में नई क्रियाओं की व्याख्या द्वारा ये किया जा सकता है। फिर देखेंगे हम आते हैं अंतिम सोपान पर और वह है अनुगामी क्रियाएं और सेवाएं या अनुगामी कार्यक्रम और सेवाएं, मतलब फॉलो अप प्रोग्राम है और सर्विसेज हैं। क्या कहता है, कहता है कि एकल अध्ययन की इकाई का जो कार्य है वो एक चक्र पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि उपचार के निदान की वैधता की परख करना भी आवश्यक है। उपचार के पश्चात शल्य चिकित्सा के बाद चिकित्सक बीमारी में हो रहे स्वास्थ्य लाभ को भी देखता है। आप देखेंगे बार बार पूछता है आप कैसा फील कर रहे हैं, आप ठीक हैं या नहीं हैं, ये दवाइयाँ आप पर असर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुधारात्मक जो प्रवृत्ति होती है उसके असफल होने के बाद निदान व उपचार की आवश्यकता होती है। परिवर्तन संबंधी अवलोकन को जानने के लिए केवल योजनाबद्ध रूप से मतलब सावधानी पूर्वक किया गया विश्लेषण ही आवश्यक नहीं होता। एक बीमार जो भी बीमार है अपने शारीरिक गठन से अधिक ठीक होता है, उसके अतिरिक्त ही नहीं इकाइयों के परिणाम से भी ठीक होता है।
तो ये था हमारा सोपान का कार्यक्रम। हमने बताया एकल अध्ययन विधि जो है उसके कौन कौन से सोपान होते हैं। अब हम बात करेंगे एकल अध्ययन की, और हम बात करेंगे एकल अध्ययन की और साथ में बात करेंगे हम इसकी उपयोगिता की कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या इसकी उपयोगिता है। ये हमारा भाग 3 था और हम अब भाग 4 पर आएंगे जिसमें हम उपयोगिता बताएंगे, एकल अध्ययन विधि में और सांख्यिकी अध्ययन विधि में अंतर भी बताएंगे। और साथ में आप देखेंगे आपका जो चैनल है भारती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए आप उसे, और आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कह सकते हैं। और जो भी कोई टॉपिक पढ़ना चाहे, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम धीरे धीरे अपने वीडियो की गुणवत्ता में भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक जो बेल आइकन आएगा आप उसे क्लिक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो इसी भावना को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। आदेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है, आप ज़रूर इनका अवलोकन करें जो हमने कहा है। जहां आपको लगता है कि विस्तार की संभावना है, हम कोशिश करेंगे कि सरल से सरल शब्दों में आपको बताएं। धन्यवाद।